नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज मेरा दूसरा वीडियो। आज थोड़ा हम बात करेंगे डॉलर्स का ऊपर। डॉलर अपनी दादागिरी दिखा रहा है। टोटली वर्ल्ड का जो एक्सचेंज करेंसी का ऊपर दिखा रहा है। इसका ऊपर हम डिटेल से हम बात करेंगे। डॉलर्स है क्या? हमारा इंडियन रुपी है जो यहाँ पर चलता है। हम लोग चाय पीते हैं, 5 रुपये देते हैं, 20 रुपये देते हैं, सामान खरीदते हैं, 100 रुपये देते हैं, इंडियन करेंसी देते हैं, रुपी में देते हैं। ऐसे हर कंट्री में उनका अपना करेंसी है। ब्रिटिश में पाउंड है, मलेशिया में रिंगट है। ऐसे बहुत सारे कंट्री में अपनी अपनी ओन करेंसी जो वहाँ पर चलता है। लेकिन जब हम चाइना से कुछ खरीदते हैं, अमेरिका से कुछ खरीदते हैं, ब्रिटिश से कुछ खरीदते हैं और उनको कुछ बेचते हैं, हम लोग को एक इंटरनल करेंसी में डील करते हैं। उसको डॉलर कहते हैं। डॉलर कहते हैं। आज इंडियन बाज़ार में डॉलर तो पहुंच गया 93 रुपीज़ का, जो ये क्रॉस कर गया। इसका पर तो विपक्ष और जो लोग इकोनॉमी जानते नहीं हैं, ये तो हाई के भाव में जा रहे हैं। 100 रुपया हो जाएगा डॉलर, 200 रुपया हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। इसमें इंडिया हमारे इकोनॉमी को क्या फर्क पड़ता है? हम ये डॉलर का पर डॉलर कहानी में आपको बताता हूँ। डॉलर कहानी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ उस टाइम पर डॉलर का कोई ये नहीं था। डॉलर वजह लोकल करेंसी अमेरिका, जैसे हमारा रुपी है, लोकल करेंसी था डॉलर। ब्रिटिश का पाउंड था, लेकिन ब्रिटिश का पाउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था क्योंकि ब्रिटिश का कॉलोनी जो है वर्ल्ड का हाफ ऑफ द ग्लोब में ब्रिटिश का कॉलोनी था, तो उसमें पाउंड चलता था शायद लोकल करेंसी का साथ। कुछ डच कॉलोनी थे, कुछ पोर्चुगीज कॉलोनी से धीरे धीरे सब अभी इंटीग्रेट डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अभी स्वाधीन हो गए। क्योंकि उन कॉलोनी को मेंटेन करने के लिए जो पैसा, जो ये लॉजिस्टिक ये अभी वेस्टर्न पावर का वक्त नहीं रहा। 1961 तक सारे कॉलोनी जो है वो इंडिपेंडेंट हो गए। 61 तक इंक्लूडिंग इंडिया 47 में इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंट हुआ इसका मतलब ऐसे नहीं कि ब्रिटिश लोग कोई मेहरबानी करके छोड़ देने। उनका इकोनॉमी सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतना खराब हो गया था, वो मेंटेन नहीं कर, मतलब लॉजिस्टिक उनका, मतलब वहाँ से जहाज आएगा, उनका पास उतना जहाज आने के तेल भी नहीं था। यहाँ से जहाज इंडिया से कुछ लेके जाएगा, उनका पास तेल नहीं। दैट वाज द बैड स्टेट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। तो उनको मजबूरन सारे कॉलोनी को छोड़ना पड़ा। बोले ठीक है, कॉलोनी के चक्कर में अपनी देश को क्यों बर्बाद करें, अपनी जो छोटा देश है उसको बचा के उसको समृद्ध करें। मजबूरी से छोड़ना पड़ा। ओके, डॉलर का एमरजेंसी कहाँ से हुआ? सेकेंड वर्ल्ड जो इतिहास जानते हैं, नहीं जानते तो आप थोड़ा सा पेज उल्टा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग वर्ल्ड वॉर। इसमें अमेरिका का एंट्री कब हुआ? 39 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। ठीक है, अमेरिका साइड में रहा। अमेरिका का काम था वो टैंक बनाना, ये बनाना, सब बनाना, ऑल मैकेनिकल चीज़ बना के तो यूरोप का जो एलाइज है उनको सप्लाई करना बस। लेकिन वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आया। कॉन्फ्लिक्ट में कब आया? जब 1942 में जापान में अमेरिका का एक बेस है पैसिफिक में, पर्ल हार्बर में अटैक किया। उसके बाद अमेरिका डिक्लेयर किया कि डायरेक्ट मैं भी वार में शामिल हुआ 42।
ठीक है। अच्छा, जापान क्यों इसमें कूदा? क्योंकि जापान चाहता था, जो जर्मन भी चाहता था, जर्मन एक्चुअली रशिया को अटैक करने के लिए क्यों चाह रहा था कि रशिया का तेल। जापान भी कूदा पैसिफिक में, अगर अमेरिका ये में उस आइलैंड में ऐसे वो तेल के भंडार कुछ अपनी कैप्चर कर ले, तो तेल हमको चाहिए। तो तेल के लिए सारे युद्ध होता है। सेकेंड वर्ल्ड में तेल के लिए हुआ है एक्चुअली, बिकॉज ऑफ ऑयल जो अभी खाड़ी में चल रहा है, ईरान खाड़ी में चल रहा है, ऑयल के लिए चल रहा है। एनर्जी ऑल्टरनेटिव एनर्जी जो है, हालांकि बहुत सारे कंट्री डेवलप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं खूब जल्दी इससे तेल का ऊपर जो डिपेंडेंसी जो निजात पा के कुछ करें, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं, काफ़ी दिन लगेगा। तो उस टाइम पर 1944 और जब 1944 में तो हिटलर जब सुसाइड किया अपनी बंकर में, तब ऑलमोस्ट युद्ध ख़त्म हो गया था। रशिया पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। और अमेरिका ये सेकेंड वर्ल्ड में ओनली एक ही हमें जो बूटन ग्राउंड जिसे कहते हैं, मतलब सैनिक उतारा था, ओनली नॉर्मंडी ऑपरेशन का टाइम है, जो फ्रांस को लिबरेट किया गया था। नॉर्मंडी ऑपरेशन, रोमाल थे उनका, जो जर्मन का जनरल, उस टाइम पर छुट्टी में चले गए थे। उनका 15 डिवीजन जो टैंक डिवीजन, उनको डिकॉय करके उनको भेज दिया गया था। नॉर्मली ऑपरेशन कर फ्रांस को लिबरेट किया गया था। उस टाइम पर अमेरिकन कुछ ग्रुप लैंड किए थे, लेकिन उसके बिना, उसके सिवा अमेरिका का ये सेकेंड वर्ल्ड में कोई रोल नहीं है। अमेरिका एंटर किया जापान के लिए, और जापान को उन्होंने ओनली नेवल बैटल, अमेरिका जापान में अपनी सोल्जर नहीं उतारा, लेकिन उन्होंने बैटल ऑफ मिडवे एक हुआ था। बैटल ऑफ मिडवे, जो जापान का जो मेजर फ्लीट है, मेन फ्लीट है, उनका जो एडमिरल यामामोटो, हाँ, वो उनको मार दिया था। उसके बाद नेवल बैटल में अमेरिका जीत गया था, और जापान ऑलमोस्ट सरेंडर करने की, और जब हिटलर का पतन हुआ, मुसोलिनी का पतन हुआ, तब जापान ऑलमोस्ट सरेंडर करने वाला था। उस पर उन्होंने, अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्बिंग कर दिया। तो दैट वाज द एंड ऑफ स्टोरी। तो बेसिकली ये जो अमेरिका का सेकेंड वर्ल्ड में जो युद्ध हुआ, उसमें अमेरिका कुछ खास लॉस नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। अमेरिका इकोनॉमी कुछ लॉस नहीं हुआ है, अमेरिका डॉलर चलता रहा। तो 44 में अमेरिका ने ये सब यूरोप वाले जो ये उनको काफ़ी हथियार वगैरह दे चुके थे, और ये पैसा चुका नहीं पा रहे थे। टैंक से लेके ये से लेके एयरक्राफ्ट वगैरह जो अमेरिका सप्लाई कर सकता, इंडस्ट्री फटाफट काम कर रहा था, फटाफट निकल रहा था, सप्लाई कर रहे थे, पैसा नहीं चुका पा रहे थे। तो उन्होंने उनको बुलाया, बोला चलो हम एक काम करते हैं, एक कॉमन करेंसी, हमारा जो डॉलर है, हमारा जो ये है, उसका हम कॉमन ट्रेडिंग करेंसी डिक्लेयर करते हैं। यहीं से शुरू होता है डॉलर के कहानी। अब डॉलर कैसे नीचे आते हुआ शुरू हुआ, तो स्टैंडर्ड क्या रहेगा? स्टैंडर्ड रहेगा कि अमेरिका बोला कि भाई हम डॉलर दोबारा ले लेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम पैसा कैसे वापस कराएंगे? तो उन्होंने बोला ठीक है, हमारा इतना गोल्ड, हम लोग अमेरिका पास उस टाइम पर बहुत गोल्ड था, क्योंकि जब युद्ध हुआ था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सब लोग पैसे के लिए, मतलब हथियार हो, अपने को बचाने के लिए हो, उनका जितना गोल्ड वगैरह था अमेरिका को दे देते। हाँ, तो उन्होंने अपना इतना गोल्ड रिजर्व है, उस टाइम पर फिक्स हुआ 16 आउंस गोल्ड। उस टाइम कर रहे आउंस उस टाइम चलता रहा, टन ये जो केजी थी ना, उस टाइम आउंस चलता रहा। 16 आउंस गोल्ड के बदले में $1, ये अपना रेट फिक्स हुआ 1944 में। जैसे 45 में गोल्ड खत्म हो गया,
वहीं से चलता रहा। अमेरिका अपना डॉलर प्रिंटिंग मशीन चलाता रहा, डॉलर प्रिंट होता रहा और धीरे धीरे ऐसे ही स्टेज आया। हाँ, उस टाइम पर डॉलर का साथ में पाउंड भी, हालांकि ब्रिटिश कॉलोनी 61 में टोटली कॉलोनिज्म खत्म हो गया था। 61 में द लास्ट कॉलोनी टू बी इंडिपेंडेंट 61 में थी, 47 में तो हमारा वाला। तब तक पाउंड का भी कुछ दबदबा था। 1956 में जो सुएज कैनाल का क्राइसिस हुआ, जब सुएज कैनाल को मिस्र ने नेशनलाइज कर दिया, इसके बाद ब्रिटिश और सुएज में भिड़ाभिड़ हो गए। उसमें अमेरिका सुएज मिजर का इजिप्ट मिजर जो है इजिप्ट कहते हैं आज का, उसको सपोर्ट किया। तो उसके बाद पाउंड का दबदबा ऑलमोस्ट खत्म हो गया और सुएज कैनाल इजिप्ट तक कंट्रोल में चला गया। सुएज कैनाल मैं मैप में बताऊँगा सुएज कैनाल क्या है, वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अपना जो चल रहा है लड़ाबाजी, मैं मैप में बताऊँगा, एंड में बताऊँगा डॉलर का स्टोरी के बाद बताओ। तो 74 में रिचर्ड निक्सन जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने देखा कि हम जितना डॉलर प्रिंट कर चुके हैं, अब उसका डॉलर कोई हमको वापस कर दे तो हम उसका ये भी इतना सोना हमारे पास नहीं है, नॉट गोल्ड, इतना हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने एक नया स्कीम निकाला, पेट्रो डॉलर। 1956 में सुएज कैनाल का क्राइसिस खत्म हुआ, तो जो गल्फ कंट्री है जो अभी चल रहा है, लफड़ा चल रहा है, सऊदी, यूएई, बहरीन, इजराइल तो नहीं है गल्फ कंट्री में, जोर्डान, कुवैत, कतर, इनको अमेरिका बोला ठीक है मैं तुमको ऑफर देता हूँ। अमेरिका को डॉलर को प्रोटेक्ट करने का था। उन्होंने बोला कि पेट्रो डॉलर सिस्टम करते हैं। इसका मतलब है कि आप जितना तेल जिसको बेचोगे वो कोई करेंसी में नहीं बेचोगे, ओनली डॉलर में बेचोगे। जिसके पास डॉलर है डॉलर देगा और आपका तेल देगा। उसके बदले में हम क्या करेंगे, आपका ये में अपनी अमेरिका का नेवल बेस जारी करेंगे, एयरफोर्स बेस जारी करेंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे, सिक्योरिटी देंगे, सब देंगे। अपने नेवी को भी, एयरफोर्स सब F-15 से लेके F-16 जो भी एडवांस सब टेक्नोलॉजी लगा के आपको सिक्योरिटी देंगे। तो आपको डिफेंस में और बजट वगैरह में खर्चा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नो रिक्वायरमेंट टू स्पेंड मनी ऑन डिफेंस, विल प्रोटेक्ट योर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ये सारे टर्की भी था उसमें, खुद पड़े। फिर चला जो तेल के बदले में पेट्रोल डॉलर, तो सोना गया भार में, पेट्रोल डॉलर आ गया। ये 74 से अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि ये जो खाड़ी कंट्री जो डॉलर खरीदते थे, डॉलर में क्या करते थे, उनका जो रिक्वायरमेंट जितना है वो ख़त्म करके बाकी जो पैसा बचा होगा उनको अमेरिका बोला था कि तुम्हारा डिफेंस के लिए हम ये कर रहे हैं, इसके लिए तुम वो पैसे को हमारा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करो। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड मतलब तुम पैसा दो और तुम बॉन्ड लो, इतना ये में इतना पैसा, जो जैसे कि हम फिक्स डिपॉजिट सेट करते हैं ना बैंक में, 5 साल का बाद 10 साल का बाद जितना पैसा मिलेगा उसमें मिलेगा। तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का जो है चलिए पहले से था, लेकिन पेट्रोल डॉलर का बाद यूएस ट्रेजरी बॉन्ड जो काफ़ी चढ़ने लगा। तो बाकी बहुत लोग बोलते हैं ठीक है हमारे पास सर्वर वैसे डाल देंगे, चाइना वैना सब, इंडिया भी हमने भी काफ़ी पैसा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में डाला इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि अपना इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। ये भी कुछ दिन चलता रहा। बाद में हुआ जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो उसमें यूएस जब सैंक्शन वगैरह लगाना शुरू कर दिया, तो ट्रेजरी बॉन्ड में इनका जो जितना इन्वेस्टमेंट वगैरह है उसको बैन कर देगा, ब्लॉक कर देगा। बोले नहीं तुम
बेचने लगोगे, विड्रॉ नहीं कर पाओगे। ये एक प्रॉब्लम वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में चला हो गया। तो उन्होंने बोला कि वर्ल्ड वाले सोचे, सारा देश सोचे कि अगर कल कुछ अमेरिका से हमारा कुछ बात नहीं बनी, ये तो ऐसे कर देगा, तो हम क्यों पैसा वहाँ पर रखें, हम पैसा निकालना शुरू करेंगे। जब पैसा निकालना शुरू होता है बैंक से तो ऑटोमेटिकली ये हिलता है। लेकिन यूएस ट्रेजरी बोर्ड से पैसा निकालने के लिए एक ऑल्टरनेटिव वे भी चाहिए ना, जो एक्सचेंज ऑफ करेंसी चाहिए। तो उन्होंने जो वर्ल्ड फोरम है, स्पेशल इंडिया हैज टेकन द लीड। एक्चुअली इंडिया ने क्या है अपना एक यूपीआई सिस्टम जो निकाला है, जो अमेरिका का जो डॉलर का जो ट्रांजेक्शन सिस्टम होता था, स्विफ्ट कहते हैं उसको, स्विफ्ट में इंडिया ने एक अल्टरनेटिव सिस्टम बनाया, यूपीआई सिस्टम बनाया। उन्होंने बोला कि नहीं, तुम अगर चाहते हो हमसे कोई एक्सपोर्ट और कुछ चाहते हो, हमको तो इंडियन करेंसी में पेमेंट, मैं तुम्हारा लोकल करेंसी में पेमेंट कर सकते हो, और क्या वैल्यू होगा ये अपनी ईएमआई डिसाइड करेगा। कैलकुलेशन मेथड होता है। तो इसमें क्या है कि अराउंड बहुत सारी कंट्री, अराउंड 65 कंट्रीज दे हैव जॉइंड देयर यूपीआई सिस्टम। अच्छा, अभी ब्रिक्स वो जो नेशंस है, G20 है, ये लोग डिसाइड कर रहे हैं एक अल्टरनेटिव करेंसी डॉलर को काउंटर करने के लिए, क्योंकि जब तक डॉलर रहेगा तब तक क्या है कि अमेरिका का जो दादागिरी रहेगा, दादागिरी मतलब अमेरिका जो ईरान में किया है, इजराइल अमेरिका मिलकर जो ईरान में किया है, टोटली वर्ल्ड का इकोनॉमी को स्टैग्नेट कर दिया है, वर्ल्ड को सैटर कर दिया है। जब तक डॉलर रहेगा ये रहेगा। तो ये एक ऑल्टरनेटिव डेवलप हो रहा है। भाई तो मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रैटेजी से बता रहा हूँ कि 2014 से पहले जब मोदी है, उससे पहले यूपीआई का सिस्टम तो मोदी है डेवलप किया। एक्चुअली जब चाय का दुकान में हम पीते हैं और 5 रुपये का मोबाइल में मार देते हैं ना, 5 रुपये जाता है। ये सिस्टम ये 14 का बाद आया, उससे पहले कभी था नहीं, कोई शायद कोई सोचा भी नहीं था, कोई सोचा नहीं था। और अभी फॉरेन से लोग आके भी चाय पीते हैं, मार देते हैं, और करेंसी ट्रांसफर होकर यहाँ पर हो जाता है। और हम लोग जब विदेश में जाते हैं, मलेशिया जाओ, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं, मोबाइल में कार्ड डालो, वहाँ का सिम कार्ड एक दूसरा होता है। यहाँ से मैं मलेशिया जो गया था लास्ट टाइम, मेरा जियो ऑफ हो गया था, वहाँ से एक सिम कार्ड डाला, फिर अपना चलना शुरू हो गया, मारो टक सारे पैसे किया। ये सिस्टम 2014 के बाद धीरे धीरे डेवलप हो गया। अराउंड 65 कंट्रीज आर एक्सेप्टिंग आवर यूपीआई पेमेंट एंड वी आर एक्सेप्टिंग देयर करेंसी, नॉट इन डॉलर। कोई डॉलर की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ऐसी बात है कि 95% ऑफ आवर ट्रांजेक्शन्स, फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन्स आर बीइंग डन बाय डॉलर्स बिफोर 2014। Now it has come to around 65%, कम हो गया। और हमारा जो एम है ये है, इट हैज बीन ब्रॉट डाउन टू 55% बाई another 10 years। और आप देखेंगे another 30 years डॉलर भी वही अपना जो रुपया यहाँ का करेंसी है, डॉलर भी ओनली अमेरिका का करेंसी होकर रह जाएगा। तो इसमें जो लोग को डॉलर बढ़ गया, ये कि जो पानी करे बोले इतना हो गया, ये बहुत बड़े कोई बात नहीं है। हमारे पास 723 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन रिजर्व है, 900 टन का सोना है। तो इसमें कोई पैनिक नहीं है। एक्चुअली ये अपोजिशन कांग्रेस वाले कुछ पैनिक करते हैं, उसमें कोई घबराने का बात नहीं है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो वो लोग बोलते हैं हमारा ऊपर फॉरेन वर्ल्ड बैंक IMF का डेट बढ़ गया, ये डेट बढ़ गया, इतना हो गया,
हमारा सर पे कर्जा बढ़ गया, ऐसा कोई बात नहीं है। सर से जो कर्जा बढ़ा है ना, बढ़ रहा है ना, वो कोई चुका नहीं रहा है, वो गवर्नमेंट चुका रहा है। हाँ, मतलब कर्जा लेके कुछ काम कर रहे हैं, जो रिटर्न होता है उसमें गवर्नमेंट चुका रहा है, उसमें कोई पैनिक नहीं, पब्लिक को कोई ये नहीं करना चाहिए। और बाय द वे मैं ये बता रहा हूँ, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटर मीन्स जो कर्जदार जो कर्जदार है वो अमेरिका है। 37 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्ज है उसका। कर्ज का मतलब IMF से दूसरा लिया, वर्ल्ड बैंक से दूसरा लिया, और उसका जो ट्रेजरी बॉन्ड जो लिया है, इसका मतलब लोग इन्वेस्ट किया वही तो कर्ज है ना, कर्ज है, उसके इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करेगा ना 37 ट्रिलियन डॉलर्स। और हमारा जो फॉरेन का जो डेट है कुछ नहीं, उसका कंपनी में कुछ है नहीं है। तो पब्लिक को जो कांग्रेस वाले जो ये कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस वाले नहीं, मतलब कांग्रेस की जो इकोनॉमी जो जानते नहीं, मूर्ख है, वो लोग ऐसे पैनिक करने की कोशिश करते हैं। डॉलर खूब जल्दी लोकल करेंसी हो जाएगा अमेरिका का ओनली। और आजू बाजू में मेक्सिको और कनाडा मेक्सिको भी शायद कुछ दिन के बाद अमेरिका का डॉलर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कनाडा का हमारा एनर्जी का डील हो गया है, वो इंडियन करेंसी में और उनके कनाडियन डॉलर में अपना ट्रेड होगा। ऑलमोस्ट ऑल मैकेनिज्म फाइनली मेक्सिको साथ हो रहा है। तो अमेरिका का डॉलर ओनली अमेरिका का ही है। जो चाय की दुकान में जाके पिएंगे, चाय पिएंगे, अमेरिका के डॉलर देंगे, बाकी कोई करेंसी चलेगा नहीं जब तक उनका मतलब इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी डेवलप नहीं करता है। तो यही बात मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। एक्चुअली बुधवार को मैंने सोचा था अपने जो ईरान ये का जो वार चल रहा है उसका पर एक डिटेल वीडियो डे 1 से लेकर 21 डे कुछ करने के लिए कर रहा था। और US से जो ट्रेड डील है उसका कुछ करने का प्लान कर रहा था, लेकिन वो उनका मूड खराब था, तो वो वीडियो मैं नहीं बना पाया। उसके बाद चीज़ आगे बढ़ रहा है और मैं बना रहा हूँ। कल परसों देखूँगा, टाइम मिलेगा तो मैं इसका पर भी डिटेल बात करूँगा। और ये क्लोजिंग से पहले बताता हूँ, जो वर्ल्ड ट्रेड जो होता है ना, 90% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज जॉन बाय द सी रूट। और स्ट्रेट फॉर्मूल मैंने पहले ही बताया था कि ये मैं वो दिखाता हूँ, अपनी ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये है स्ट्रेट फॉर्मूल, ये स्ट्रेट फॉर्मूल। यहाँ पर सारे खाड़ी देश यहाँ पर है। अच्छा, इस साइड में है, लेकिन इस साइड में मेडिटेरियन है। साउथ एरिया में अभी क्या कर रहा है, साउथ एरिया का लगा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन में भी लगा हुआ है और मेडिटेरियन में भी लगा हुआ है। साउथ एरिया अपना जो एनर्जी सप्लाई जो है इंडिया को, वो यहाँ पर जो मेडिटेरियन की तरफ से डाइवर्ट करके भेज रहा है। और रसिया जो है, रसिया का जो ट्रेड रूट है, ये देखिए, ये रसिया है, रसिया का जो ट्रेड रूट है ये रेड सी है। रेड सी से स्विच के नाम के मेडिटेरियन में आ रहा है, उसके बाद आके ना ब्लैक सी से यूक्रेन का बॉर्डर है, ब्लैक सी से आके रेड सी में आता है, उसका मेडिटेरियन में आके तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर रेड सी के पास यमन बैठा है, हुटी वाले बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये अपना रूट है, एक्चुअली रशिया का ट्रेड का रूट है। इसके बारे में ठीक है, मैं एक शायद यहाँ से दिखा के वीडियो क्लियर नहीं हुआ, मैं एक प्रॉपर ज्योग्राफी बड़ा ये करके बताऊँगा कि डिफरेंट जो ट्रेड रूट है, स्टेट ऑफ हॉर्मोन के इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि थर्ड देश में ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा है और उसका ऑयल भी बहुत हाई क्वालिटी ऑयल है, बहुत थिन ऑयल है, उसका रिफाइन करने के लिए कॉस्ट बहुत कम होता है। हाँ, ये एक एडवांटेज है हमको, तो ये बहुत ज़्यादा हमको है। और इसके बारे में देखो, मैं कोशिश करूँगा एक अच्छा मैप बना के आपको दिखाऊँगा कि
एंटायर जो एनर्जी रूट कैसे चल, क्यों ना मैं नहीं में था, आप जानते हैं मैं नहीं में था, ये सब रूट में मैं जा चुका, मैं जानता हूँ, बंदराबाद जाता हूँ, फुजिराओ, ये सब कुवैत मैं घूम चुका हूँ, नहीं में था, फंक्शन में था मैं, ये मेरा ट्रेन रूट, मतलब ये अपना डेली रूट था, साइकिल में जाओ वहाँ पर ये करो, डेली रूट था। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में अगली बार बना हुआ, लेकिन आज मैं मेरा कैमरामैन को मिस कर रहा हूँ, अगर वो होते तो बहुत अच्छा बैकग्राउंड